बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताया जा रहा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में देखें तो द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इज़ कॉल्ड व्हाट। आपके पास जब मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल जो होती है स्पॉन्टेनियसली तो उसको हम क्या कहते हैं। तो हमने पढ़ा अभी की पॉइंट्स में भी हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं उसको? डिफ्यूजन। फिर विच स्टेटमेंट फॉर द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज़ नॉट करेक्ट। सॉलिड के पार्टिकल्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपके पास सही नहीं है। इज़ नॉट करेक्ट मीन सही नहीं है। ठीक है, अब देखें दे मूव एट ग्रेटर स्पीड। ग्रेट स्पीड तेज स्पीड के साथ मूव करते हैं। नो, तो हमें तो बस पहले से पता चल गया कि ये वाला आपके पास सही नहीं है। अब बाकी वाले हम वैसे एहतियाती तौर पे देख लेते हैं। तो दे आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न, ये भी सही है। देयर इज़ अ वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के दरमियान बहुत कम जगह होती है, तो ये भी सही है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्ग, तो वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये तीन बातें तो सही है, सिर्फ ये एक बात गलत है कि वो पार्टिकल जो होते हैं वो ग्रेट स्पीड के साथ मूव करते हैं। और हमने पढ़ा था कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेज़ मूव नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ एक जगह पे वाइब्रेशन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? वाइब्रेशन। ठीक है, फिर ये देखिए लिक्विड बॉइल्स व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कौन सा है? देखिए 760 सेंटीमीटर ऑफ पिच है, वो तो मिलीमीटर ऑफ पिच था, तो ये भी गलत हुआ। ठीक है, फिर ये देखें 1 पास्कल, तो ये भी क्या हुआ? गलत हुआ। फिर ये देखें 0.1 ATM, तो ये तो सरासर गलत है क्योंकि हमने पढ़ा था 1 ATM पे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या 760 मिलीमीटर ऑफ एच है। ठीक है, या आपके पास क्या है 1.325 किलो पास्कल्स। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से कौन सा है यहाँ पे? अच्छा, ये वाला है, तो ये देखिए सी नंबर ऑप्शन आपके पास सही होगा। ठीक है, फिर द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद आपके पास वेपर प्रेशर जो लिक्विड का होता है वो किसके साथ इंक्रीज़ होता है? तो हमने पढ़ा इंक्रीज़ इन प्रेशर, तो ये नहीं है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि ये प्रेशर के साथ तो इंक्रीज़ नहीं होता। फिर इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होता है, तो बिल्कुल टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज़ के साथ इवापोरेशन इंक्रीज़ होगा, इवापोरेशन इंक्रीज़ होगा तो वेपर्स बढ़ेंगे, वेपर्स इंक्रीज़ होंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज़ होते हैं तो वो तो स्ट्रांग होंगे, तो स्ट्रांग होंगे तो फिर तो इवापोरेशन नहीं होगी सही से। फिर डी देखिए इंक्रीज़ इन पोलरिटी, या पोलरिटी ज़्यादा होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होंगे तो फिर उनकी इवापोरेशन नहीं होगी, इवापोरेशन नहीं होगी तो वेपर प्रेशर इंक्रीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो सही वैल्यू आ रही है तो वो है 101.325 किलो पास्कल। तो ये आपके पास जब वेपर प्रेशर इसके इक्वल हो जाएगा तो आपके पास लिक्विड जो है वो बॉइलिंग स्टार्ट कर लेगा। ठीक है, फिर द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये हमने पढ़ा कि सिर्फ इसके साथ इंक्रीज़ होगा। फिर देखिए तो वाटर नॉर्मली बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस बट इट इज़ पॉसिबल टू बॉयल एट 50 डिग्री सेल्सियस। विच वेरिएबल वुड यू हैव टू चेंज टू डू दिस। अगर आपने किसी भी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ करना हो, आपने याद रखना है। देखिए ये 100 है, ये बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल है वाटर का, लेकिन अगर आपने उसको 50 लाना हो, मतलब 50 तक लाना हो, आपने उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ करना हो तो आपने याद रखना है कि आपने एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज़ करना है। एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो प्रेशर जल्दी उसके इक्वल होगा, तो कम टेम्परेचर पे वो चीज़ बॉयल होगी। अब देखिए यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है? इंक्रीज़ एक्सटर्नल प्रेशर, ये गलत है। इंक्रीज़ करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, फिर डिक्रीज़ इन एक्सटर्नल प्रेशर, तो ये आपके पास सही है कि हम अगर एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज़ कर ले तो वेपर प्रेशर जल्दी उसके इक्वल हो जाएगा और आपके पास वो जो चीज़ है वो जल्दी बॉयल हो जाएगी। सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने से आपके पास ये नहीं होगा, उससे बॉइलिंग पॉइंट पे कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, मतलब कि इवापोरेशन पे असर पड़ता है। ठीक है, फिर ये देखें डी आपके पास डिक्रीज सरफेस एरिया डिक्रीज़ कर ले तो इससे भी आपके पास कोई असर नहीं पड़ता। ये इवापोरेशन के साथ ये दो प्रॉपर्टीज़ लिंक्ड होते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज इन सरफेस एरिया। जो प्रेशर होता है वो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट के साथ लिंक्ड होता है। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर आप डिक्रीज़ करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर डिपेंड्स अपॉन। अगर आपके पास जो वेपर प्रेशर है आपके पास किसी भी लिक्विड का, वो क्लोज कंटेनर में किस पे डिपेंड करता है? देखिए अमाउंट ऑफ लिक्विड पे, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पे, या टेम्परेचर पे, तो या बोथ बी एंड सी पे। तो देखिए वेपर प्रेशर जो होता है आपके पास, हमने पढ़ा ना वेपर प्रेशर भी एक प्रेशर है, एंड प्रेशर डिपेंड्स ऑन फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया, फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया। ठीक है, तो ये देखें वेपर प्रेशर आपके पास अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो तो वेपर्स पे डिपेंड करता है वो लिक्विड पे कितना लगा रहा है। ठीक है, ज़्यादा वो आपके पास कम हो ये डिपेंड नहीं कर रहा होता। हाँ, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है कि सरफेस एरिया कितना है। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा,
अगर एरिया कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। दूसरा टेम्परेचर पे, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेपर ज़्यादा बनेंगे और आपके पास क्या होगा कि वेपर ज़्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया और ये टेम्परेचर आपके पास दो ऑप्शन है जो कि सही है, तो हम इस पे टिक लगाएंगे बोथ बी एंड सी, ठीक है। फिर देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, कौन सा इसमें अमॉर्फस सॉलिड नहीं है। तो देखिए अमॉर्फस सॉलिड आपके पास याद रखिएगा कि जितने भी आपके पास कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादातर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये देखें रबर नहीं है, ग्लास नहीं है आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, प्लास्टिक नहीं है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कौन सा आपके पास अमॉर्फस सॉलिड नहीं है, तो वो है ग्लूकोज। क्या है ये, ग्लूकोज, ठीक है। आपने बस जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अक्सर क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन में, ठीक है। एट फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग को एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, फ्रीजिंग पॉइंट पे कौन से आपके पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे, तो लिक्विड और सॉलिड, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट ना। तो आपने याद रखना है कि इसमें आपके पास क्या होगा, लिक्विड और सॉलिड जो होंगे वो इक्विलिब्रियम में होंगे। लिक्विड और सॉलिड क्या किस में होंगे, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। इंक स्प्रेड्स इन वाटर बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, जो इंक होता है वो वाटर में कैसे स्प्रेड होता है, डिफ्यूजन के ज़रिए, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर भी थोड़े से स्पेसेस होते हैं और वो रेगुलर मोशन कर रहे होते हैं, तो इस वजह से वो डिफ्यूज़ होते हैं एक दूसरे के साथ और एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है। तो जो इंक स्प्रेड होता है वाटर में वो भी किस वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से, ठीक है। फिर व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ गैस इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ 2 atmosphere is increased from 1.5 decimeter cube to 3.23 decimeter cube। अगर आपके पास जो प्रेशर आपसे मांगा जा रहा है, अगर आपके पास एक प्रेशर जो है वो 2 एटमॉस्फेयर पे आपके पास कितना वॉल्यूम होगा किसी भी गैस का, ठीक है। देखिए ये व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ अ गैस, गैस का प्रेशर कितना होगा इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस है 2 atm, जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस है 2 atm पे 1.5 डेसीमीटर क्यूब, ये 2 एटमॉस्फेयर पे है, तो वो हमने इंक्रीज़ कर दिया है 3 डेसीमीटर क्यूब को। दैट मीन्स कि वॉल्यूम इंक्रीज़ किया है, वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज़। तो प्रेशर क्या होगा, 2 एटमॉस्फेयर से डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है तो प्रेशर क्या होगा, तो हमें पता है ना बॉयल लॉ से कि प्रेशर डिक्रीज़ होगा। तो देखिए आसान ट्रिक तो ये है कि आप इनमें से देखें कि कौन सा प्रेशर जो है वो, कौन सा जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हुआ है, तो कौन सा है, ये देखिए 2 atm 1.5, ये तो कम डिक्रीज़ हुआ है, ये देखिए ज़्यादा इंक्रीज़। तो हम ये इस तरह भी डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अगर डायरेक्टली नहीं करनी है आपने तो आप ये वैल्यूज़, ये फार्मूला लिख दीजिए अपने साथ, ठीक है, कि P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। ये फार्मूला आपको पता है बॉयल लॉ का। हमने P2 मालूम करना है तो V2 को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ये V2। फिर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, P1 आपके पास है 2 atm, V1 जो आपके पास है दैट इज़ 1.5 atm, और जो आपके पास V2 है वो है 3, ठीक है। तो 2 इंटू 1.5 से 3 आ जाएगा, और नीचे भी क्या है 3 है, तो 3 1 ज़ा 3, तो इससे आ जाएगा 1, ठीक है, क्या आ जाएगा 1 एटमॉस्फेयर। क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स है आपके पास, ये आपने प्रैक्टिस करनी है घर पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, तो कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर, ये चार्ल्स और बॉयल लॉ पे सभी बेस्ड है। ये देखिए कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर, अब देखिए प्रेशर की बात करें मीन्स कि बॉयल लॉ है, कौन से लॉ पे प्रेशर ये अप्लाई है, बेस्ड है बॉयल्स लॉ पे। अब ए सैंपल ऑफ गैस दैट इज चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर टू 14.3 फ्रॉम द, देखिए ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ है ना, दैट मीन्स कि ये V1 हुआ और ये क्या हुआ V2, ठीक है। फिर ये देखिए 828 टर, 828 टर आपके पास प्रेशर का यूनिट है, एंड आपको कह रहे हैं कि 7.55 आपके पास 828 टर पे था, तो उससे हमने इंक्रीज़ कर दिया है 14.3 तक, तो उसका प्रेशर फिर कितना होगा, दैट मीन्स कि ये आपके पास P1 है, क्या है P1, ठीक है। 7.55 आपके पास 828 पे था ना, तो ये इनिशियल वॉल्यूम हुआ, तो ये इनिशियल प्रेशर हुआ, एंड कहाँ तक इंक्रीज़ किया गया है 14.3 तक, तो ये P2 हुआ, और आपने फाइनल प्रेशर मालूम करना है तो ये P2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा P2, ठीक है। फिर नीचे देखिए आपने बस फिर ये फार्मूले में आपने इस वैल्यूज़ को पुट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर दूसरा देखिए, तो कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम एट 302 केल्विन ऑफ 5.41 dm³ सैम्पल। आपके पास फाइनल वॉल्यूम आपने मतलब कि V2 आपने मालूम करना है इसमें V2, और
टेम्परेचर जो आपके पास है वो है 302, मतलब कि ये फाइनल टेम्परेचर है, T2 है आपके पास ये, ठीक है। ऑफ अ गैस, और उसका वॉल्यूम कितना था 5.41, तो ये V1 हुआ। और आप ओरिजिनली एट 353 केल्विन, तो ये आपके पास T1 हुआ। तो ये T1, ये V1, ये T2, और ये आपने V2 मालूम करना है। तो इसके लिए आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2, ठीक है। फिर आपने ये V2 मालूम करना है, तो ये T2 को शिफ्ट करना है वहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने फिर वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करना है, तो आपके पास V2 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये देखिए कैलकुलेट द इनिशियल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये भी देखिए टेम्परेचर की बात कर रहे हैं और वॉल्यूम की, दैट मीन्स कि ये भी चार्ल्स लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। उसका टेम्परेचर आपको कह रहे हैं कि आपने एक सैम्पल ऑफ गैस का वॉल्यूम मालूम करना है 0 डिग्री सेल्सियस पे, जबकि उसका वॉल्यूम क्या था 731 सेंटीमीटर क्यूब था। कब? जब टेम्परेचर -14 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। दैट मीन्स कि आपके पास ये फाइनल टेम्परेचर है T2, ठीक है। ये आपके पास फाइनल वॉल्यूम है, ठीक है। ये आपके पास है V2, और आपने V1 क्या करना है, इनिशियल है ना, तो वो मालूम करना है, जबकि आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस आपके पास है T1, क्या है T1। तो ये वैल्यूज़ आपने इन इक्वेशंस को हल करना है V1 के लिए, मतलब T1 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, फिर वैल्यूज पुट करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। फिर ए सैम्पल ऑफ अ गैस एट रूम टेम्परेचर आपके पास ऑक्यूपाइज 0.8 डेसीमीटर क्यूब, 0.8 डेसीमीटर क्यूब, दैट मीन्स कि ये आपके पास है, आपके पास ये वॉल्यूम है, ठीक है। अब देखिए तो अच्छा, ये देखिए ये V1 हुआ, क्या हुआ V1, और ये आपके पास हुआ P1, और फिर कह रहे व्हाट विल बी द वॉल्यूम, दैट मीन्स कि V2 आपने मालूम करना है व्हेन द प्रेशर इज रेज टू, रेज मीन्स ज़्यादा किया हमने, कहाँ तक, यहाँ तक, तो ये P2 हुआ आपके पास। टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा किया गया है, तो आपने वॉल्यूम मालूम करना है, जबकि आपके पास इनिशियल वॉल्यूम 0.80 डेसीमीटर क्यूब था, और जो आपके पास इनिशियल प्रेशर था वो था आपके पास 1.5 ATM, ठीक है। इसको भी आपने बॉयल लॉ पे हल करना है, आपने वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये देखिए तो कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम, दैट मीन्स कि आपने V2 मालूम करना है एट 319 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर दिया गया है साथ में, तो ये चार्ल्स लॉ हुआ, ठीक है। और चार्ल्स लॉ का इक्वेशन आपको याद है कि V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए तो 319 आपके पास डिग्री सेल्सियस है आपके पास, उस पर आपके ने वॉल्यूम मालूम करना है, ये फाइनल टेम्परेचर हुआ T2 हुआ ये, और फिर आप कह रहे कि ओरिजिनल वॉल्यूम जो था वो आपके पास ये था, तो ये V1 हुआ, और जो प्रेशर था वो क्या था T1, जो टेम्परेचर था वो था 171 डिग्री सेल्सियस, तो ये T1 हुआ। फिर आपने प्रेशर चेंज नहीं करना, मतलब ये कांस्टेंट है आपके पास, तो आपने ये वैल्यूज़ पुट करनी है इसमें, तो आपके पास V2 आपने मालूम करना है, क्या मालूम करना है V2, ये शिफ्ट करेंगे उस साइड पे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आपने वैल्यूज़ पुट करके आंसर कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना है, ठीक है। ये काफ़ी इजी है, सिर्फ आपने ये मालूम करना है कि कौन सा लॉ यूज़ होगा। दो इक्वेशन है आपके पास, एक P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और दूसरा है V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2, ठीक है। इसके साथ आपका ये यूनिट ख़त्म होता है, हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ सोल्यूशंस, ठीक है। अच्छा, ये देखिए सोल्यूशन, तो आपने याद रखना है कि सोल्यूशन आपके पास मिक्सचर से आता है, मिक्सचर मीन फिजिकल कम्बिनेशन है आपके पास, ठीक है, क्लियर। और हमने पढ़ा था कि मिक्सचर आपके पास दो तरह के होते हैं, एक को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म कंपोजिशन जिनकी होती है, तो उनको हम सोल्यूशंस पर कहते हैं या होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और जो जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन या यूनिफॉर्म आपके पास उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स नहीं होती, तो उनको हम फिर क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, या हम उसको फिर सस्पेंशन कहते हैं, क्या कहते हैं, सस्पेंशन और कोर्स मिक्सचर आपके पास और भी टाइप्स हैं इनके, ठीक है। फिर यहाँ पे इस चैप्टर में हम सोल्यूशंस पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या क्या मतलब सोल्यूशंस आपके पास कौन कौन से होते हैं, मिक्सचर्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सोल्यूशंस को। तो इंट्रोडक्शन में आप के सोल्यूशन क्या है, तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट इज कॉल्ड सोल्यूशन। टू कंपोनेंट्स या टू से ज़्यादा कंपोनेंट्स अगर कंबाइन होते हैं तो उसको हम सोल्यूशंस कहते हैं, क्या कहते हैं,
सोल्यूशन, जैसे साल्ट इन वाटर है आपके पास, शुगर इन वाटर है, तो ये 2 कंपोनेंट्स का हो जाता है। अगर आप परस करें शुगर इन वाटर डालते हो, फिर आप उसमें रूह अफ़ज़ा डाल देते हो, आप उसमें फिर नींबू डाल देते हो, तो ये सब फिर आपके पास क्या हो जाते हैं कि दीज आर फिर मिक्सचर्स ऑफ मोर देन 2 सब्सटेंसेस, ठीक है। तो अगर होमोजीनियस मिक्सचर आपके पास है मोर देन 2 सब्सटेंसेस या 2 सब्सटेंसेस का, तो उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। इट्स कंपोजिशन कैन बी चेंज विद इन सर्टन लिमिट, आप इनकी कंपोजिशन को चेंज कर सकते हो, लेकिन सर्टन लिमिट्स में, ठीक है। लिमिट्स की बात क्यों यहाँ पे की गई है, तो इस वजह से क्योंकि अगर आप ये मतलब कि आप सल्यूट ज़्यादा करते हो, जो लिमिट है उससे ज़्यादा करते हो, तो फिर वो हल नहीं होता, वो नीचे जाके बैठ जाता है। जैसे आपने साल्ट अगर पानी में डाला हो, तो आप साल्ट इस्तेमाल मतलब यूज़ डाले पानी में, हल करे, तो एक ऐसा वक्त आता है जब उसके बाद फिर वो साल्ट नीचे बैठ जाता है, तो फिर वो सोल्यूशन आपके पास, दैट मीन्स कि उसकी कंपोजिशन फिर और चेंज नहीं हो रही थी। तो इसलिए हम कहते हैं कि सर्टन लिमिट में आप उसकी कंपोजिशन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक इसकी डिफिनीशन हो जाती है कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ homogeneous mixture of 2 or more than 2 substances is called solution and its composition can be changed within certain limits, ठीक है। फिर आपने याद रखना है कि solutions are not limited to liquid state only, solution सिर्फ liquid state में नहीं होते, ये गैस 3 स्टेट्स में होते हैं आपके पास, ठीक है। जैसे Li आपके पास होता है, जिसको हम फिजिकल मिक्सचर ऑफ मेटल्स कहते हैं। मेटल्स जब हम फिजिकली कंबाइन करते हैं, ठीक है, मेटल्स को मेल्ट करके फिर उनको मिक्स किया जाता है, तो इसको हम Li कहते हैं। तो जो Li आपके पास है वो फिर सॉलिड सोल्यूशन है। जैसे आपके पास ब्रास है, ब्रॉन्ज है आपके पास, इस तरह से सी वाटर जो है वो सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन है आपके पास। इस तरह से जो एयर है वो गैसियस सोल्यूशन है। हम कहते हैं ना एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। तो आपके पास जो सोल्यूशंस है ये सिर्फ लिक्विड तक महदूद नहीं है, ठीक है। ये आपके पास तीनों स्टेट्स में हो सकते हैं, सोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स भी है, सोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स भी है, एंड सोल्यूशन ऑफ गैसेस भी आपके पास है, ठीक है। प्रीवियस ग्रेड्स में आपको कह रहे हैं कि आपने सोल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में पढ़ा था, जो आपके पास 8 में था, या आपने 7th में पढ़ा होगा। सोल्यूशंस या सस्पेंशंस आपने पढ़े थे कि सोल्यूशंस क्या होते हैं। तो जब आपके पास दो चीज़ें एक दूसरे में हल हो सकती है तो वो सोल्यूशंस बनाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। जब दो चीज़ें एक दूसरे में हल नहीं हो सकती तो फिर वो सस्पेंशन बनाते हैं। जैसे कि साल्ट को पानी में डालें तो वो हल हो सकता है, तो इससे वो सोल्यूशन बनाता है, लेकिन अगर हम चाक को पानी में डालें तो फिर वो हल नहीं हो सक रहा होता, तो वो फिर सस्पेंशन बनाता है, ठीक है। इस यूनिट में आप क्या पढ़ोगे, इस यूनिट में आप पढ़ोगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस क्या है, सोल्यूशन किसे कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, यूनिट क्या है मेजरमेंट, और कंपोनेंट्स क्या है सोल्यूशन के, ये सब आप इस यूनिट में पढ़ोगे, ठीक है। सबसे पहले आपको कह रहे हैं कि सोल्यूशन, ये एक क्लासिफिकेशन है कि एक्वस सोल्यूशन किसे कहते हैं और फिर सल्यूट और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन, ठीक है। तो सोल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस, उसको हम पे क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। सोल्यूशन ज़्यादातर 2 सब्सटेंसेस से बना होता है, एक को हम सॉल्वेंट कहते हैं जिसमें हमने किसी चीज़ को हल किया होता है, दूसरा हमारे पास सल्यूट होता है जो हमने इसमें हल कराया होता है। जैसे कि साल्ट इन वाटर में साल्ट सल्यूट है, और जो वाटर है वो आपके पास सॉल्वेंट है, ठीक है। अ सोल्यूशन विच इज़ मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी सोल्यूशन। वो सोल्यूशन जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट हो, मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक एक हो, तो उसको आपने क्या कहना है, बाइनरी सोल्यूशन। बाई मीन्स 2, ठीक है। तो 2 कंपोनेंट्स है उसके। फॉर एग्जांपल साल्ट इन वाटर, ये आपके पास बाइनरी सोल्यूशन है। शुगर इन वाटर आपके पास क्या है, बाइनरी सोल्यूशन है। अच्छा, सजेस्ट अ मेथड फॉर डिफरेंशिएशन बिटवीन प्योर लिक्विड एंड सोल्यूशन। आपके पास सोल्यूशन और प्योर लिक्विड में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो प्योर लिक्विड आपके पास जो होता है वो एक कंपाउंड होता है, ठीक है, या एक एलिमेंट होता है, दैट मीन्स कि प्योर सब्सटेंस होता है। तो आपने याद रखना है कि प्योर सब्सटेंसेस की मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो, या फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है वो शार्प होती है। क्या होती है, शार्प, ठीक है। जबकि सोल्यूशंस की आपके पास मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास शार्प नहीं होती, फिर वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आपके पास तरीके हैं, इस तरह से और भी बहुत सारे तरीके आपके पास मौजूद है, ठीक है। अच्छा, एक्वस सोल्यूशन किसे कहते हैं, तो आपने याद रखना है एक्वस, एक्वा से निकला है, एंड एक्वा मीन्स वाटर। तो वो सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो है वो वाटर हो, या वाटर यूज एज अ सॉल्वेंट, तो उसको आपने एक्वस सोल्यूशन कहना है, ठीक है। या सोल्यूशन इन वाटर, सोल्यूशन इन वाटर, ठीक है। तो द सोल्यूशन विच इज़ फॉर्म बाय डिजॉल्विंग ए सब्सटेंस इन वाटर, देखिए डिजॉल्विंग ए सब्सटेंस इन वाटर, तो अगर हम किसी चीज़ को पानी में हल करके सोल्यूशन बनाते हैं तो उसको हमने एक्वस सोल्यूशन कहना है, आबी महलूल, आबी महलूल, ठीक है। महलूल सोल्यूशंस को कहते हैं। तो आबी मीन्स वाटर में, अगर हमने किसी चीज़ को वाटर में हल करके सोल्यूशन बनाया हुआ है तो वो एक्वस सोल्यूशन होगा, आबी महलूल होगा, ठीक है। इन एक्वस सोल्यूशन वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, वाटर आपके पास ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम इसको सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अच्छा आपने याद रखना है, जो कंपोनेंट सोल्यूशन का ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको हमने सॉल्वेंट कहना है। क्या कहना है, सॉल्वेंट। द कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन विच इज़ इन मेजर अमाउंट, या ज़्यादा अमाउंट में हो तो उसको सॉल्वेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल साल्ट इन वाटर
एंड शुगर इन वाटर। तो शुगर इन वाटर या साल्ट इन वाटर में पानी जो है वो आपके पास सॉल्वेंट है, जबकि शुगर और साल्ट जो है ये आपके पास सल्यूट है। जैसे आप देखें तो हम अगर एक जग पानी लेते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा 1 कप के बराबर भी चीनी हल नहीं कर रहे होते, तो देखिए चीनी कम है और पानी क्या है, ज़्यादा है। तो जो चीज़ ज़्यादा होती है मिकदार में किसी भी सोल्यूशन में तो वो सॉल्वेंट होगा, और जो चीज़ कम होगी वो क्या होगा, वो फिर आपके पास सल्यूट होगा। ठीक है, फिर वाटर हैज़ द एबिलिटी टू डिज़ोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। वाटर में आपके पास ये खासियत है कि वो बहुत सारी चीज़ों को अपने में हल कर सकता है। क्यों हल कर सकता है, तो हमने पढ़ा कि वाटर इज़ पोलर सॉल्वेंट, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, और पोलर में जितनी भी आयनिक कंपाउंड होंगे, जितनी भी पोलर कंपाउंड होंगे, जितनी भी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सलाहियत हो, तो वो पानी में हल हो सकेंगी। ठीक है, और ज़्यादातर चीज़ें जो आपके पास होती है वो पानी में हल हो सकती है। अल्लाह मियां ने पानी को इतनी खासियत ही दी हुई है, इतना ये पावर दिया हुआ है कि ये हर चीज़ को अपने में हल कर सकता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को। ठीक है, कुछ ही चीज़ें होती है जो पानी में हल नहीं होती। ठीक है, इट डिज़ोल्व मेजॉरिटी ऑफ आयनिक और पोलर कोवेलेंट सब्सटेंसेस। जितनी भी आयनिक और कोवेलेंट सब्सटेंसेस हैं उनको हम उनमें से ज़्यादातर को हम क्या कर सकते हैं, इसमें हल कर सकते हैं। ठीक है, फिर सल्यूट एंड सॉल्वेंट किसे कहते हैं, तो द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन इन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट तो वो सल्यूट होगा, एंड विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट तो वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, अ सल्यूट इज़ डिज़ोल्व इन वाटर। सल्यूट, ये दूसरी डिफिनेशन है कि सल्यूट आपके पास क्या होते हैं, जिसको हम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो उसको हम सल्यूट कहते हैं, टू मेक सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, शुगर सॉल्यूशन इज़ मेड बाय डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर। इन दिस सोल्यूशन शुगर इज सल्यूट और वाटर क्या है आपके पास, सॉल्वेंट है। बिसाइड दिस, इसके बरक्स आपके पास क्या है, देयर आर अ नंबर ऑफ सोल्यूशंस विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 सब्सटेंस। आपके पास बहुत सारे सोल्यूशन हैं जो कि 2 से ज़्यादा सब्सटेंस पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स है आपके पास, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन दिस वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर आपके पास क्या है, वो आपके पास या कार्बन डाइऑक्साइड या फ्लेवर्स जो होते हैं मुख्तलिफ, जो फ्लेवर्स मीन जो जायके होते हैं वो आपके पास क्या है, ये सल्यूट्स है। ठीक है, तो देखिए सॉल्वेंट इसमें एक है और सल्यूट कितने हैं, 1 2 3। दैट मीन्स कि ये आपके पास क्या है, ये 4 कंपोनेंट से बना हुआ है। ठीक है, तो ये बाइनरी सोल्यूशन नहीं होगा, ये बाइनरी सोल्यूशन नहीं होगा। तो आपको कह रहे हैं कि सम टाइम आपके पास जो सोल्यूशन होते हैं उनमें 2 कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। समटाइम आपके पास बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक आपको बताया गया है, जिसमें आपके पास वाटर सॉल्वेंट होता है, फिर जो शुगर होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, जो आपके पास मतलब कि फ्लेवर्स होते हैं मुख्तलिफ, तो वो आपके पास क्या होते हैं, वो फिर सल्यूट होते हैं। ठीक है, इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।